हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को एस्केप स्पीड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कह रहा है द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ so that it just crosses the gravitational field of earth and never returns back to earth on its own। इसका मतलब ये है कि हमें उस मिनिमम स्पीड का पता करना है जिस मिनिमम स्पीड पे हमने किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऊपर की तरफ थ्रो किया है। हमें क्या करना है, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करना है। ऊपर की तरफ थ्रो करने पे अगर वो जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है एंड नेवर रिटर्न बैक टू अर्थ ऑन इट्स ऑन, और लौट करके वापस नहीं आती है, तो वो जो मिनिमम स्पीड होगी उसी मिनिमम स्पीड को क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। देखो इसका मतलब अभी समझाता हूं। देखो जैसा हमारा ये अर्थ है सपोज करके, अब देखो अर्थ का ये मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखा है। हर प्लैनेट का अपना एक फील्ड होता है, ठीक है। इस फील्ड का मतलब क्या होता है कि इस फील्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं बॉडी को, किसी बॉडी को यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे कहीं पे भी रखोगे तो अर्थ क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचने लग जाती है, ठीक है। टूवर्ड सेंटर, अपनी तरफ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लग जाती है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी क्या होती है, अपनी बॉडी जो है अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल करने लग जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना है। जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमें ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ थ्रो करना है। बच्चों होता क्या है कि जनरली जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो बॉडी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, समझ रहे हो ना। क्योंकि जब वो ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे ही उसकी वेलोसिटी जीरो होती है वो फिर फॉल होने लग जाती है नीचे की तरफ। इसी तरीके से अगर हम और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा ऊपर जाएगी, फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस मिनिमम स्पीड का पता करना है जिस स्पीड पे आपने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, और ऐसा करने पे वो जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चों, इसे वो जस्ट क्रॉस कर जाए, जस्ट क्रॉस कर जाए। अगर वो ऐसा कर जाती है तो जिस स्पीड से आपने बॉडी को थ्रो किया था वही स्पीड क्या मानी जाती है, आपकी एस्केप वेलोसिटी मानी जाती है। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारा फील्ड है, अर्थ का फील्ड है, जहां पे अर्थ का फील्ड एंड हो जाता है, जहां पे ये अर्थ का फील्ड यहां पे एंड हो रहा है, तो यहीं से आपका इन्फिनिटी पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपका स्पेस है, तो इसे इन्फिनिटी पॉइंट बोलते हैं। इसे इन्फिनिटी पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप यहां पे किसी बॉडी को रख दोगे तो हमारी अर्थ क्या करेगी, उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाती, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट है। मतलब हमारी अर्थ के लिए ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी माना जाएगा क्योंकि यहां पर किसी बॉडी को रखने पे ये अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये बाहर जो स्पेस है, ये वाली जो जगह है हमारी अर्थ के लिए इन्फिनिटी मानी जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें एस्केप वेलोसिटी का पता करना है। अब देखो बच्चों, जो एस्केप वेलोसिटी होती है एक्चुअल में हमारे अर्थ में जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर आप किसी भी बॉडी को, चाहे उस बॉडी का मास कुछ भी है, कुछ भी उसका मास है, अगर आप किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ अगर थ्रो कर देते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देते हो तो वो बॉडी ऊपर जाती है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस तो करती है, लेकिन लिखा क्या है, जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका लाइन का मतलब क्या है, जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब ये है कि वो जैसे ही इसे क्रॉस करेगी ना, जब वो यहां पे पहुंचेगी बच्चों, यहां पे पहुंचेगी तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। मतलब यहां पे आकर के वो रुक जाएगी। यस बच्चों, यही इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली हो सकता है मे बी टीचर्स ऐसा पढ़ा रहे हो कि यहां से इसे क्रॉस कर जाए। बच्चों यहां जस्ट क्रॉस लिखा है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूं, तुक्के में नहीं बता रहा हूं, किताबों से बहुत जगह से सर्च करके ही बता रहा हूं, ठीक है। वो यहां क्रॉस तो करेगी, लेकिन यहां पे उसकी वेलोसिटी जी क्रॉस तो करेगी, इस फील्ड को क्रॉस तो करेगी, लेकिन जैसे यहां पे इंफिनिटी पॉइंट में पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से बॉडी को थ्रो करना पड़ेगा और इतनी वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा। अब इस वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, जिसे एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है √2gm डिवाइडेड बाय r। ये g की वैल्यू आपको पता ही है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है। ये मास ऑफ प्लैनेट होगा, ठीक है। जैसे ये अर्थ है,
इसका मास आप यहाँ पे लिखोगे और ये जो अर्थ का जो रेडियस होगा उसे यहाँ पुट करोगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये इतनी वैल्यू आपको मिल जाती है। बच्चों यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है, इस एस्केप वेलोसिटी के लिए ही हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों इस एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसे कैसे डिराइव किया जाता है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इसे समझें तो देखो एस्केप वेलोसिटी को अगर आपको ये फॉर्मूला का डिराइव करना है तो हम कैसे डिराइव करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे उसके लिए, देखो बताता हूं आपको। जैसे हमारी ये अर्थ है और ये हमारा फील्ड है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का फील्ड है। अब देखो जैसे मान लो ये बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी रखी है, हमें इस बॉडी को कैसे भी करके यहाँ इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवाना है, कैसे भी करके मतलब यहाँ पहुँचाना है इस बॉडी को, और इसका वेलोसिटी फाइनली कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इस इन्फिनिटी पॉइंट में हमें बॉडी को पहुँचाना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस बॉडी को ना हल्के हल्के ऊपर ले जाएंगे, इस पर वर्क डन करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ इसे ले जाएंगे, हल्के हल्के ले जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सरफेस से यहाँ तक इसे ले जाना है, इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाना है और अपना वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अपना वर्क डन कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन लगेगा, मतलब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब हमें कितनी जूल ऑफ एनर्जी लगानी पड़ रही है, इस बॉडी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाने में कितनी जूल ऑफ एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो जब आप अपना वर्क डन कैलकुलेट कर दोगे बच्चों, सपोज करके आपका वर्क डन 600 जूल का आ गया, सपोज करके, या 6000 जूल का आ गया, सब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने इस बॉडी को यहां से ऊपर ले गए और आपको ने अपना वर्क डन कैलकुलेट किया, तो आपको पता चला कि इस बॉडी को यहां से सरफेस से इंफिनिटी तक ले जाने में 6000 जूल की एनर्जी लग रही है। अब बच्चों अगर इतनी ही एनर्जी इस बॉडी को अगर आप इंस्टेंट प्रोवाइड कर दे तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर इस बॉडी को, जैसे ये बॉडी यहां पे रखी थी, पहले तो आपने क्या किया, इसे हल्के हल्के ऊपर ले गए, आपने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया अपना। अब आपको पता चल गया कि हमारा वर्क डन इतना है 6000 जूल, तो आपको ये नॉलेज मिल जाएगी कि इस बॉडी को यहां तक पहुंचाने में कितनी एनर्जी लग रही है। अब इस एनर्जी को आपको क्या करना है, इस बॉडी को इंस्टेंट प्रोवाइड कर देना है, मतलब इस बॉडी को आपको क्या करना है, हिट करना है, इतनी एनर्जी से हिट करना है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इतनी एनर्जी से इंस्टेंट एक झटके में अगर प्रोवाइड कर दोगे बच्चों, तो ये बॉडी क्या करेगी, बहुत तेजी से अब ऊपर जाने लग जाएगी और फाइनली जब ऊपर जाएगी तो यहां पे जब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन को हाफ mv², ये कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको ये एस्केप वेलोसिटी का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्क डन कैलकुलेट करोगे अपना, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी, in taking the body from the surface of earth, आपको सरफेस ऑफ अर्थ से टू इंफिनिटी तक उसे ले जाना है, ठीक है, इंफिनिटी पॉइंट तक ले जाना है, उस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों जैसे यहाँ हमारा ये आपका अर्थ है, उसका रेडियस ये r है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कोई बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को ऊपर 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 ले जा रहे हो, इस इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जा रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं करना, अभी वर्क डन कैलकुलेट करो, ठीक है। अब देखो पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब हमें पता करना है कि भाई इस बॉडी को यहाँ ऊपर तक ले जाने में कितना एनर्जी हमारा लग रहा है, तो उस वर्क डन को कैलकुलेट करो। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कॉस थीटा। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर फोर्स वेरिएबल लग रही है, अगर फोर्स वेरिएबल लग रही है तो वेरिएबल फोर्स का जब आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। अब देखो बच्चों जब हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। अब बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसे ऊपर ऊपर ले जाओगे तो अर्थ के सेंटर से ये वाली डिस्टेंस क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता रहता है बच्चों, वीक होता रहता है। तो आपको इसे अगर ऊपर ले जाना है बच्चों तो आपको इधर फोर्स लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। आपको क्या करना है, ये वाली जो फोर्स आप लगा रहे हो ना, अपनी ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आपको इस बॉडी को हल्की, अगर आपको अपना वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको इस बॉडी को बहुत हल्के 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 ले जाना है।
इसीलिए तो यहाँ पे dx होता है। dx का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। आपको छोटा छोटा dx का मतलब बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे dx आ रखा है। dx मतलब आपको बहुत छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कर करके इसे ऊपर 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 ले जाना है। अब देखो बच्चों, यहां पे जो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वाली फोर्स से अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो इसे वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर ये बहुत तेजी से ऊपर जाने लग जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ऊपर जो फोर्स लगानी है ना, इसी फोर्स के इक्वल लगानी है, मतलब आपको ऊपर जो है मिनिमम फोर्स लगानी है। तो मिनिमम फोर्स का मतलब ये होता है कि आपको इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इक्वल ऊपर भी फोर्स लगानी है। जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही आपको ऊपर भी फोर्स लगानी है, और इसे हल्के हल्के करके ऊपर ले जाते रहना है, हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के से ऊपर ले जाते रहना है, और इस तरीके से अपना वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इसे यहां सरफेस, यहां जो सरफेस है ना, तो सरफेस ये वाला जो डिस्टेंस है r है, r से लेकर के इन्फिनिटी तक आपको इसे ले जाना है, यहां r से इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो आप इस वर्क डन को कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा आपका r से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये r डिस्टेंस दूर यहां पे अभी यहां पे है, फिर बच्चों यहां पहुंच जाएगा, हम इसे ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो वो इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, हमें r से इन्फिनिटी तक ले जाना है, ये उसकी पोजीशन है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एफ डी एक्स हो जाएगा, और ये कॉस थीटा, थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा की वैल्यू जो होगी 0 डिग्री होगी, क्योंकि फोर्स आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट भी, ये क्या है, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ही तरफ हो रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर का। तो दोनों में कितने का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे ना, ऊपर की तरफ जो हमें फोर्स लगाना है, जितना नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही हमें फोर्स लगाना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो जब हम बॉडी को यहाँ पे ऊपर 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 ले जाएंगे तो यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी एक पॉइंट मान लीजिए, मान लो बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, इस ए पॉइंट में पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, इस ए पॉइंट में पहुंच गई। अब यहाँ से इस ए पॉइंट का कहीं पे भी ले सकते हो आप, इस ए पॉइंट को, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है ये ए पॉइंट, आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो यहाँ जब बॉडी यहाँ पे पहुंची तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो बच्चों जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ जी। मान लो इस अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम है, और ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम है। तो एम इंटू एम डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला होगा, एक्स होगा ना। अब देखो बच्चों ये x क्या होगा, देखो जैसे बॉडी यहाँ और ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये x क्या होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, समझ रहे हो ना। जैसे बॉडी अभी यहाँ पे, फिर यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो ये जो x है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी को मान रखा था तो मैंने ये वाली डिस्टेंस x मान ली, लेकिन बच्चों जब बॉडी यहाँ पे रहेगी तो ये x डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगी, इस r के इक्वल रहेगी। फिर यहाँ पहुंचेगी तो x वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर x की वैल्यू चेंज होगी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती रहेगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज होने में लगा हुआ है, और हमें जो है ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाना है जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देन ये हल्के हल्के ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये r है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे ये f क्या है बच्चों, हमारा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इक्वल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो f की जगह में आ जाएगा आपका g m, स्मॉल m है ये, ठीक है, ये बॉडी का मास है जिसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये प्लैनेट का मास है, अर्थ का मास है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन ये x तो बच्चों क्या करेगा, वेरी करेगा, जैसे जैसे हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो अर्थ के सेंटर से जो बॉडी की जो डिस्टेंस होगी वो चेंज होती रहेगी, तो ये x की वैल्यू भी चेंज करती रहेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम x इज इक्वल टू r और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी बताता हूँ क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें क्या करना है, बॉडी स्टार्टिंग में कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो ये जो x की वैल्यू थी ये तो चेंज होने में लगी हुई है, तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या थी, r के इक्वल थी, यहाँ पे थी ना बॉडी, तो ये r डिस्टेंस दूर थी, सेंटर से r डिस्टेंस दूर थी, तो x इज इक्वल टू r से आपको यहाँ तक ले जाना है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाना है, इसीलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट आ रखा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो f की वैल्यू मैंने लिख दी है, dx भी आएगा। अब देखो बच्चों dx का मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे dx बना रखा है, इस dx से कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे इस dx से कंफ्यूज होते हैं। dx का मतलब जैसे a से लेकर के b तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये dx है, dx यहाँ पे तो आपको ये बड़ा दिख रहा है ना, ये dx बहुत छोटा होता है बच्चों। dx आप कहीं पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते थे, यहाँ पे भी बना सकते, कहीं पे भी बना सकते थे, बुक्स में कुछ इस तरीके से बना रखा है तो मैंने भी ऐसे ही बना दिया, ठीक है। ये dx का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, छोटा छोटा dx डिस्प्लेसमेंट करके हमें इसे ऊपर ऊपर ले जाना है। हो सकता है बच्चों जो मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था ना, वहां पे हो सकता है फिगर में मैंने ये dx ना बनाया हो, तो कंफ्यूज मत होना, dx यहाँ पे लिखा हुआ तो है, ठीक है। तो फिगर में अगर मैंने वहां पे dx नहीं बना रखा होगा तो आप dx बना देना, ठीक है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को। तो ये देखो जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। ये एक्स तो वेरी कर रहा है, जब हम बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो ये एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये 1/x², ये हो जाएगा आपका dx, ये x इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका GMM। बच्चों ये जो इंटीग्रेशन ऑफ x², ये जो लिखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों? कैसे सॉल्व करते हैं इसे? देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। समझ रहे हो? ऐसे इसे सॉल्व करते हैं, फिर ये x की पावर -2 -1 आ जाएगा, सॉरी -1 आएगा यहाँ पे। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? -1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका -1/x आएगा। ठीक है, -1/x आपको लिखना है, इस लिमिट को यहाँ पे लगाना है, x इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसे आगे क्या सॉल्व करेंगे? देखो ये हो जाएगा आपका GMM। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये जो -1/x है ना, x की जगह में इन्फिनिटी पुट करना है, तो ये -1/∞ आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस पुट करना है, फिर आपको क्या करना है? इस x की जगह में r को पुट कर देना है, -1/r लिखना है। ठीक है, तो -1/r। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा GMM। बच्चों ये 1/∞ 0 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 1/r, ठीक है, इंटू 1/r। तो ये फाइनली आपका वर्क डन कितना निकल गया? ये आ गया GMM डिवाइडेड बाय r। ये आपका वर्क डन निकल गया। इसका मतलब ये है, आपको ये पता चल गया कि इस बॉडी को यहां से लेकर के यहां तक ले जाने में कितनी एनर्जी लगती है। अब देखो बच्चों, अगर इतनी एनर्जी लग रही है, अगर इस एनर्जी को आप इस बॉडी को इंस्टेंट प्रोवाइड कर दो, मान लो ये एनर्जी आपकी 6000 जूल है। अब अगर मैं इस बॉडी को 6000 जूल की एनर्जी एक झटके में प्रोवाइड कर दूं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये बॉडी क्या करेगी? ऊपर मोशन करने लगेगी यार, यहाँ इंफिनिटी पॉइंट में पहुंचेगी यार, यहाँ पे पहुंच करके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके वहां पे स्पेस में पहुंच जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आकर के 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे की इसके वेलोसिटी पता करनी है कि कितनी इसके वेलोसिटी से इसे थ्रो किया जाए ऊपर की तरफ, की ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर दे। तो हमें क्या करना है? ये जो GMM डिवाइडेड बाय r था, इतनी एनर्जी जो हमने इसे हल्के हल्के ऊपर ले जाने में लगाई, इतनी ही एनर्जी यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है आपको, हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इस बॉडी को प्रोवाइड कर देना है। मतलब हमें इसे हिट करना है, इतनी एनर्जी से हमें क्या करना है? इस बॉडी को यहां हिट करना है, तो ये बॉडी ऊपर मोशन करने लग जाएगी और फाइनली इस इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देगी। तो बच्चों यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे लिख दीजिए, इफ VE इज द escape velocity of the body projected from the surface of earth। ठीक है, from the surface of earth, then ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब हम इतनी वेलोसिटी, मान लो हमने इसे इतनी एनर्जी हमने इसे प्रोवाइड कराई, तो जब हम इसे इतनी एनर्जी से, जब हम इसे इंस्टेंट इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, तो ये किसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ना, तो इसकी स्टार्टिंग की यहाँ पे की जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उस बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इतनी ही इक्वल एनर्जी उसे प्रोवाइड कर दी। अब देखो ये m से m कट जाएगा आपका, तो ये VE² इज इक्वल टू 2 कहाँ चल जाएगा? इधर चल जाएगा, 2GM डिवाइडेड बाय r हो गया। तो फाइनली बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? VE इज इक्वल टू हो जाएगा √2GM डिवाइडेड बाय r। यही क्या होता है? आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, √2GM डिवाइडेड बाय r। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, देखो √2GM डिवाइडेड बाय r। अब देखो बच्चों इसे एक और तरीके से बताता हूं आपको। चलो ये तो हमने एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर दिया, √2GM डिवाइडेड बाय r। लेकिन बच्चों एक और चीज बताता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? GM/r²। ये अर्थ का मास है और ये अर्थ का रेडियस है, तो फाइनली GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GR² हो गया। देखो ये फर्स्ट एक एक्सप्रेशन तो ये है, ये आपका एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, लेकिन एक दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है बच्चों। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है? देखो जैसे GM इज इक्वल टू GR² होता है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, तो GM इज इक्वल टू GR² है, तो GM की जगह में GR² लिख दीजिए।
तो ये वी ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये स्केप वेलोसिटी है 2 जी एम की जगह में आ गया आपका जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कट जाएगा। तो स्केप वेलोसिटी का जो दूसरा एक्सप्रेशन है √2 ये भी बच्चों स्केप वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है। स्केप वेलोसिटी को आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो एक और एक्सप्रेशन बताता हूँ स्केप वेलोसिटी का बच्चों। जैसे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू होगा आपका मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। सपोज करके अर्थ का रेडियस कितना है बच्चों, आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना। देखो इसका एक तीसरा एक्सप्रेशन भी होता है, बताता हूं अभी, √2gm/r। ये एक्सप्रेशन तो है, इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये 2 लिखा, g लिखा, ये मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ की जगह में ये आ जाएगा आपका डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है। तो अब देखो बच्चों ये क्या होगा आपका, ये 4 2 8 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये g, ये डेंसिटी, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे r से एक r कटेगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, r स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, यही तो बचेगा। और डिवाइडेड बाय 3 भी बचेगा, ये 3 भी नीचे है, तो ये r कहाँ चला जाएगा, r आपका बाहर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे बाहर रख लो या यहीं पे अंदर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्केप वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, 8 पाई जी पी बच्चों, और ये r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये भी एक्सप्रेशन होता है स्केप वेलोसिटी का। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, तो आप इस एक्सप्रेशन से स्केप वेलोसिटी निकालिए। अगर आपको मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है तो आप इस एक्सप्रेशन से उस प्लैनेट का स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो। कोई सा भी प्लैनेट, हर प्लैनेट के लिए यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से भी स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो बच्चों, देखो ये इस मेथड से तो स्केप वेलोसिटी आपका कैलकुलेट हो गया, लेकिन एक ईजी मेथड भी होता है। इससे तो स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया, लेकिन एक ईजी मेथड भी होता है। उस मेथड से कैसे स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है बताता हूं आपको। देखो जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी को हमें यहां पहुंचाना है, इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है। तो इन्फिनिटी पॉइंट में जब हमें पहुंचाना है तो हमें इस तरीके से यहां पे इसे थ्रो करना है कि ये बॉडी जब यहां पहुंचे तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए बच्चों, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो हमें यहाँ पे कहा, हमने इसे किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जिस वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं तो अगर ये इस फील्ड को क्रॉस कर जाएगा तो उस वेलोसिटी को स्केप वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम ये दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है बच्चों, सेकंड मेथड ये इजी मेथड होता है। अगर आपको ये वाला मेथड डिफिकल्ट लगा है तो एक इजी मेथड भी है, देखो इतनी लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि बच्चों जब ये बॉडी ऊपर मोशन करेगी, ऊपर मोशन करेगी, ऊपर मोशन करेगी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी बच्चों, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। पूरे पाथ में बॉडी की जो टोटल एनर्जी रहेगी ना वो कंजर्व रहेगी। जैसे बॉडी यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे पहुंची, हमने इसे थ्रो कर दिया, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है। तो बच्चों जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। यहाँ पे पहुंचेगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। जब वो यहाँ पे रहेगी तो यहाँ पे भी उसके पास, हमने इसे थ्रो किया ऊपर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी यहाँ पे सरफेस में, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो इस पूरे पाथ में जब वो पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। तो इस पूरे पाथ में जो ये टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है बच्चों। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, टोटल एनर्जी इन इंफिनिटी। बच्चों जब बॉडी इंफिनिटी में पहुंचेगी, अब बॉडी जब सरफेस ऑफ अर्थ में जब हमने उसे किसी वी वेलोसिटी से, स्केप वेलोसिटी से जब हमने उसे थ्रो किया, तो यहाँ पे का जो टोटल एनर्जी होगा, यहाँ पे का जो टोटल एनर्जी होगा वो इक्वल होगा। पूरे पाथ में टोटल एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, सरफेस में जब बॉडी थी तो उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब वो इन्फिनिटी में पहुंचेगा तो वहां पे का टोटल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो जब वो सरफेस में जब हमने इसे ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो चलो हमने उसे इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया, जो उसकी स्केप वेलोसिटी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mve²। यही तो हमें फाइंड करना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r माइनस Gmm/r। बॉडी जब यहाँ पे होगी, ये रेडियस r है, तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, वो कितना होगा, G
मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय आर, ये वाला आर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, पता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो बच्चों अब ये बॉडी क्या करेगी, यहां ऊपर पहुंच जाएगी इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी में पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अरे इन्फिनिटी में जब बॉडी पहुंच जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जब बॉडी इन्फिनिटी में पहुंचती है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हाफ एम वी ई का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, इसे मैं अगर राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने इधर भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो एम से एम कट जाएगा तो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो बच्चों वी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है। देखो यही फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे डिराइव किया था, इसके वेलोसिटी हमने क्या डिराइव किया था, अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। देखो इस फॉर्मूले, इस मेथड से भी यही आपका स्केप वेलोसिटी आ रहा है, अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बच्चों। देखो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है इफ अर्थ हैज मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट मार्स, ठीक है बच्चों। जैसे ये आपकी अर्थ है और ये आपका मार्स है, ठीक है, ये मार्स प्लैनेट है, ये आपकी अर्थ है। यहां पे कह रहा है कि अर्थ हैज 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो 9 टाइम्स है, किसके 9 टाइम्स है, प्लैनेट मार्स का जो मास है उसके 9 टाइम्स है। चलो सपोज करके यहां पे हमने ये जो प्लैनेट मार्स है इसका जो मास है उसे हमने एम से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये किसका मास है बच्चों, मार्स का मास है, मास ऑफ मार्स। और उसका जो रेडियस है बच्चों हमने उसे डिनोट कर दिया, ये रेडियस ऑफ मार्स है। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो अर्थ का जो रेडियस है, ये जो अर्थ का बच्चों जो रेडियस है, रेडियस कितना है, ट्वाइस दैट ऑफ प्लैनेट मार्स। जो प्लैनेट मार्स का जो रेडियस है उसका ट्वाइस है, दुगना है। और जो मास है, अर्थ का जो मास है वो 9 टाइम्स है। अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ जो है वो 9 टाइम्स है, किसके, मास ऑफ मार्स के, मास ऑफ मार्स के 9 टाइम्स है। अब हमें कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मार्स। हमें क्या करना है यहाँ पे बच्चों, हमें ये रॉकेट को क्या करना है बच्चों, ये जो मार्स है इसका भी अपना एक फील्ड होगा, हमें इस फील्ड के बाहर किसी रॉकेट को क्या करना है, जस्ट एस्केप करवाना है, मतलब इस फील्ड को जस्ट क्रॉस करवाना है। तो हमें इस मार्स की यहाँ पे की एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है कि हमें इस रॉकेट को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना है तो उस रॉकेट को कितनी वेलोसिटी से लॉन्च करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कितनी वेलोसिटी से उसे ऊपर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा रॉकेट को। अब इसे कैसे करेंगे बच्चों, हमें जो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो तो चलो वीई है, वो हमें पता ही है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वीई जो उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। मैंने आपको यहां बताया था ना, देखो एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों यहां पे क्या करते हैं, ये तो एस्केप वेलोसिटी होती है। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे की एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है कि हम इसे कितनी वेलोसिटी से थ्रो करें, मतलब प्रोजेक्ट करें कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को ये रॉकेट क्रॉस कर जाए। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो बच्चों सबसे पहले जो एस्केप वेलोसिटी इन अर्थ में जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय आर। ये अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो ये मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसे आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये, चलो यहाँ पे ई लिखा हुआ है मैंने, ये 2 लिखा। अब देखो रुको बच्चों, जैसे मैंने ये लिख दिया ना, तो बच्चों यहां पे की जो एस्केप वेलोसिटी होगी, किसकी, मार्स की जो एस्केप वेलोसिटी होगी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2g मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स। समझ में आ रहा है ना। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने यही तो बताया था, जिस प्लैनेट का आप एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हो वहां पे का ही मास, उसी प्लैनेट का मास लेना है, उसी का रेडियस लेना है। तो यहाँ पे मास में जो एस्केप वेलोसिटी होगा उसे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हम मार्स का ही मास भी लेंगे, उसी का रेडियस भी लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे जैसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो g आएगा, मास ऑफ अर्थ बच्चों कितना है, मास ऑफ अर्थ 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मार्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मार्स। इतना आ रहा है समझ में। अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे, देखो बच्चों ये हो जाएगा आपका एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2g, अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ, देखो ये 2g मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स इनटू 9/2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, बच्चों इसे देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला देखो,
ये 2g mm डिवाइडेड बाय rm है, 2g mm डिवाइडेड बाय rm, ये कहाँ का स्केप वेलोसिटी होता है? मार्स का स्केप वेलोसिटी होता है। तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा बच्चों? ये मार्स का स्केप वेलोसिटी, यही तो हमें फाइंड करना है, इनटू 9/2। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ये vm, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2। इतना आ रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, ये निकालना है कितना, ये इसके वेलोसिटी निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो रुकिए, देखिए ये अंडर रूट के अंदर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे देखो ये 2g mm डिवाइडेड बाय rm था ना, ये 2g mm डिवाइडेड बाय rm, ये अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या थी? ये vm था। तो हमें क्या करना है, देखो ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे ve इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये vm के इक्वल है, यहाँ पे vm आएगा, मतलब ये स्केप वेलोसिटी इन मार्स है, मार्स में जो स्केप वेलोसिटी होगी, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9/2। तो वी ई इज इक्वल टू ये वी एम हो जाएगा, तो ये तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2, ये अर्थ का स्केप वेलोसिटी है, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, √2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब बस जस्ट यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करनी है, तो वी एम ये मार्स की स्केप वेलोसिटी है, अंडर रूट 2 इंटू ये अर्थ की स्केप वेलोसिटी है। तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे पुट कीजिए इसे, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय ये 3 आ जाएगा। तो ये मार्स में जो स्केप वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.279 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स में अगर किसी बॉडी को, किसी रॉकेट को अगर आप इतनी वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करते हो तो वो रॉकेट जो है इस ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, जी दे रखा है, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। देखो यहाँ पे जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ का फील्ड है, हमें कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमने ये बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे ऊपर रखी हुई है बॉडी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस बॉडी को नीचे की तरफ फॉल कराना है। अब हम इस बॉडी को अगर थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देंगे, अगर धकेल देंगे, तो ये बॉडी यहाँ फील्ड के अंदर आ जाएगी, फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से नीचे की तरफ खींचने लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड में पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड में पहुंचेगा, सरफेस में पहुंचेगा, ये वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। अब देखो इसे कैसे फाइंड करोगे, देखो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, उसे अप्लाई कर दीजिए। बच्चों जब वो इस इन्फिनिटी पॉइंट में रहेगा और जब यहाँ पे ए पॉइंट में पहुंचेगा ना, तो जो उसकी यहाँ पे टोटल एनर्जी रहेगी वही एनर्जी उसकी यहाँ पे भी रहेगी। समझ रहे हो, ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ये इस ए पॉइंट पे, ठीक है, एट पॉइंट ए इज इक्वल टू होगी टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी पॉइंट। जब वो इंफिनिटी पॉइंट में वो बॉडी होगी तो यहां पे का जो टोटल एनर्जी, जितना उसके पास यहां पे टोटल एनर्जी होगा उतनी एनर्जी यहां पे भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए पॉइंट का एनर्जी निकालते हैं। तो जो एनर्जी का, जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इतना आपको पता है। अब देखो बच्चों जब यहाँ पे ए पॉइंट में पहुंचेगा तो यहाँ पे का जो उसका एनर्जी होगा वो कितना होगा। देखो जब यहाँ पे पहुंचे, नीचे फॉल करेगा तो सपोज करके यहाँ पे जब उसने फॉल किया तो v वेलोसिटी से फॉल किया, तो जब वो यहाँ पे ए पॉइंट में पहुंचेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो हाफ mv² रहेगी। और जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो जब वो यहाँ पे पहुंचेगा बॉडी, तो वो r मतलब इतनी डिस्टेंस की दूरी पे है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -gmm डिवाइडेड बाय r। समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो g इसका मास, मान लो इसका मास m है,
इसका मास स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहां तक का रेडियस, जो भी उसका सेपरेशन है, मतलब दोनों बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जब वो बॉडी इन्फिनिटी में होगा तो वहां पे का एनर्जी, जब वो इन्फिनिटी में रहा होगा तो अभी ये रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, अभी स्टार्टिंग में कितनी थी, जीरो थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब कोई बॉडी इन्फिनिटी में होती है, तो इन्फिनिटी में जब कोई बॉडी होती है तो वहां पे की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी जीरो होती है, समझ में आ रहा है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर ये आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये m से m कट जाएगा, ये स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, हमें इस वेलोसिटी का पता करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, 2gm अपॉन r, तो ये फाइनली v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट 2gm अपॉन r आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो gm की जो वैल्यू होती है, जैसे g इज इक्वल टू क्या होता है आपका, gm अपॉन r स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ना, तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, gm की जगह में आप gr स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे gm की जगह मैंने लिख दिया ये gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r से ये r कट जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2gr हो जाएगा। बस जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा, यहाँ पे r क्या है, ये रेडियस ऑफ क्या है, अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस होता है बच्चों 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे साफ साफ लिख लेता हूँ पहले, ये 2 है, ये 9.8 है, इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब देखो बच्चों, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेट करने पे इसकी जो वैल्यू आती है वो पता कितनी आती है, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी आपकी 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड आती है। आप चाहो तो इसे किलोमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो कैसे करोगे इसे कन्वर्ट, अगर आप इसे 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। बच्चों ये आपकी स्केप वेलोसिटी भी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट में अगर आपने कोई भी बॉडी रखी है, उस बॉडी का मास कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे तो 10 kg मास आ रखा है ना, कुछ भी मास हो बच्चों, चाहे उस बॉडी का 100 kg मास है या 1 लाख kg का मास है, अगर आप किसी भी बॉडी को यहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट से अगर छोड़ देते हो तो फॉल होने लगेगी, तो जब वो यहाँ टकराएगी ना तो इतनी ही वेलोसिटी से टकराती है, जो उसका स्केप वेलोसिटी होता है ना, हम स्केप वेलोसिटी से जब बॉडी को थ्रो करते हैं तो इस फील्ड को क्रॉस करने के लिए थ्रो करते हैं कि उस फील्ड को क्रॉस कर जाए, लेकिन जब हम इस बॉडी को यहाँ से फॉल कराएंगे तो इतनी ही वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही वो ग्राउंड में टकराती भी है। अब देखो एक टॉपिक मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों हमने क्या किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो जैसे यहाँ पे ये स्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, अंडर रूट 2gm अपॉन r, एक स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बताया अंडर रूट 2gr, एक स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी बताया था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी 8 पाई ये डेंसिटी gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों जो स्केप वेलोसिटी होता है किसी भी बॉडी का does not depend upon the mass of body and its angle of projection from the surface of earth। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये अर्थ है, ये हमारा फील्ड है बच्चों, इसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो कितना था आपका 2gm डिवाइडेड बाय r, ठीक है, ये प्लैनेट का रेडियस है, ये प्लैनेट का मास है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे जो बॉडी का जो स्केप वेलोसिटी होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों देखो जब हमने इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो इस बॉडी का मास m था, स्मॉल m था, इस बॉडी का मास कैपिटल M था, लेकिन फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में कहीं पे भी इस बॉडी का मास नहीं आता है, समझ रहे हो बच्चों। बॉडी का मास कुछ भी हो, मान लो जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का मास कुछ भी हो, चाहे 10 kg है, चाहे 100 kg है, चाहे 200 kg है, आप अगर उसे इसे जब सॉल्व करते हो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। अगर इतनी वेलोसिटी से अगर किसी भी बॉडी को आप थ्रो कर दोगे ना तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है, फिर वापस नहीं आती है, ठीक है। आप किसी पत्थर को उठाइए, किसी पत्थर को इतनी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर दीजिए, वो पत्थर फिर वापस नहीं आने वाला, ठीक है, बस आपको इतनी वेलोसिटी से उसे फेंकना पड़ेगा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए लिखा हुआ है कि जो स्केप वेलोसिटी है तो स्केप वेलोसिटी है, ये डज नॉट डिपेंड मास देखो बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m था, तो फॉर्मूले में यहाँ पे स्मॉल m नहीं आ रखा है, एंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं आ रखा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब ये है बच्चों, हम तो बॉडी को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे ना, ये सरफेस है, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर रहे थे, बट जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ही थ्रो करना है, आप इधर भी थ्रो कर सकते हो, इधर भी थ्रो कर सकते हो, इधर भी किधर भी, मतलब किसी एंगल पे भी थ्रो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने मान लो ये अर्थ का सरफेस है, आपने 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर दिया,
तो लेकिन शर्त ये है 60 डिग्री के एंगल पे तो आप थ्रो कर लो, किसी भी एंगल पे थ्रो कर लो, लेकिन आपको इतनी ही वेलोसिटी से थ्रो करना है। तो फाइनली ये बॉडी क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जिस एंगल पे आपने उस बॉडी को थ्रो किया है ना, उस एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ही उस बॉडी को थ्रो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी डिफरेंट एंगल पे भी उसे थ्रो कर सकते हो, बस इतनी ही वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा, शर्त ही है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है। तो देखो ये मास ऑफ प्लैनेट है, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है, इसीलिए तो फॉर्मूले में मास ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट आ रखा है। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ प्लैनेट भी आ रखा था, समझ में आ रहा है। तो अगर जैसे कोई दो प्लैनेट दे रखे हैं, किसी प्लैनेट का अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उस प्लैनेट में जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, इतना समझ में आ रहा है ना। कोई प्लैनेट है, दो प्लैनेट है, उनमें से किसी एक प्लैनेट का मास अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे का जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरी यहाँ पे तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए प्लैनेट विद स्पीड v विच इज स्मॉलर देन द एस्केप वेलोसिटी ve, देन द बॉडी में आइदर मूव इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट और मे फॉल बैक टू द प्लैनेट। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का मतलब बताता हूँ। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अब वो ये कह रहा है आपसे कि इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए प्लैनेट विद ए स्पीड v विच इज स्मॉलर देन एस्केप वेलोसिटी ve। मान लो आपने किसी बॉडी को ऊपर किधर भी थ्रो किया, लेकिन वो जो वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, लेकिन ये जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी से कम है, एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब कंपेरेबल है, मान लो इससे थोड़ी कम है। एस्केप वेलोसिटी तो कितनी होती है बच्चों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर आप इससे कम वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को थ्रो कर देते हो, जैसे मान लो आपने किसी बॉडी को थ्रो कर दिया, इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देन द बॉडी में आइदर मूव इन एन ऑर्बिट, इन एन सर्कुलर ऑर्बिट या इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट और मे फॉल बैक टू द प्लैनेट। बच्चों ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो होगा ये कि ये बॉडी ऊपर फॉल जाएगी फिर नीचे फॉल कर जाएगी, समझ रहे हो। आपने किसी तिरछे में फेंका है ना, तिरछे में ऐसे 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 करके वो ग्राउंड में गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी नीचे, मतलब अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगी। लेकिन बच्चों एक दूसरा केस भी हो सकता है, केस ये भी हो सकता है कि क्या पता वो अराउंड द प्लैनेट एक किसी ऑर्बिट में मूव करने लग जाए, लेकिन ये जो वेलोसिटी होनी चाहिए बच्चों इसके वेलोसिटी से थोड़ा सा ही कम होना चाहिए, उसके कंपेरेबल होना ही चाहिए। अब देखो बच्चों जैसे हमने मान लो ऐसे इसे थ्रो किया, इधर थ्रो किया, तो बच्चों ये जो अर्थ का सेंटर है इस पे क्या लगाता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहेगा, तो ये क्या होता रहेगा, ये सर्कुलर होता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो ये बॉडी ऐसे ऐसे, इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टूवर्ड सेंटर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाह रहा है। तो ये तो ऐसे सीधा चलना चाह रही थी, ये फिर क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, समझ रहे हो। इसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा टूवर्ड सेंटर, फिर ये इस तरीके से क्या करेगी, इस ऑर्बिट में बच्चों क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, ऐसे ऑर्बिट में मूव करती रहेगी। तो होगा क्या कि आपको क्या करना है, किसी बॉडी को अगर आप इसके वेलोसिटी से थोड़ी कम वेलोसिटी से अगर थ्रो करते हो, तो या तो बॉडी फॉल कर जाएगी नीचे, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे फॉल कर जाएगी, और या तो वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाएगी। ये है कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी v इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ve। इसका मतलब ये है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा फील्ड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपने उसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और ये वाली जो वेलोसिटी है बच्चों एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, इतनी एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर आप किसी बॉडी को जो है इससे भी ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हो, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हो, तो देन क्या होगा बच्चों, ये यहां इस फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन फील्ड को जब क्रॉस करेगी ना, तो यहां पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है कि जब ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी तो कितनी वेलोसिटी उसके पास होगी। फिर बच्चों वो बॉडी जब यहां पे पहुंचेगी ना, तो वो इसी वेलोसिटी से, जो भी उसके पास वेलोसिटी बचेगी, उस वेलोसिटी से स्पेस में क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। बस यहां पे सराउंडिंग में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लैनेट कोई होगा, उस प्लैनेट के फील्ड के अंदर अगर वो बॉडी आ जाती है तो प्लैनेट उसे अपनी तरफ खींच लेगा। अदरवाइज वो बॉडी जो है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, देखो मान लो हमने यहां से इसे v वेलोसिटी से थ्रो किया, ये वेलोसिटी जो है इसके वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए हमारी अर्थ है,
हमें क्या करना है, यहाँ पे का जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे का ये v डैश वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से ये जब फील्ड को क्रॉस करेगी तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। देखो, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी v इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी देन द बॉडी विल एस्केप आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। फिर लिखा एंड विल मूव इन द स्पेस, वो स्पेस में, यहाँ ये स्पेस है, फील्ड के बाहर क्या स्पेस है, यहाँ वो मूव करने लग जाएगी विद स्पीड v डैश वेलोसिटी से वो मूव करने लग जाएगी, विच कैन बी ऑब्टेन। अब इसे हमें ऑब्टेन करना है बच्चों। इसे ऑब्टेन कैसे करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पे बच्चों क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बताता हूं मैं इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, ये उसका फील्ड है, ठीक है। हमने यहां से किसी बॉडी को v वेलोसिटी से थ्रो किया, और ये जो वेलोसिटी है इसके वेलोसिटी से ग्रेटर है, ठीक है। किसी बॉडी को v वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये बॉडी यहाँ जब इन्फिनिटी में पहुंचेगी, सपोज करके यहाँ पहुंच गई ये बॉडी मोशन करते करते यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पे उसके पास v डैश वेलोसिटी होगी। तो इस v डैश वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, वो ये बोलता है बच्चों, जब बॉडी इस पॉइंट में रही होगी, जब बॉडी इस पॉइंट में रहेगी तो यहाँ पे की जो टोटल एनर्जी होगी, यहाँ पे की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रहा है। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इन इंफिनिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट या ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जब बॉडी इन्फिनिटी में पहुंचेगी तो इन्फिनिटी में उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कंजर्व रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे जब वो इन्फिनिटी में पहुंचेगी तो उसके पास वेलोसिटी क्या थी, v डैश थी। तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v डैश का स्क्वायर। यहाँ पे इन्फिनिटी में पहुंचेगी तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जब वो, अब देखो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है सरफेस पे, तो जब वो सरफेस पे रही होगी ये बॉडी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, हमने उसे v वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ m v स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस g डिवाइडेड बाय r। सपोज करके ये जो रेडियस है ये r है, इस बॉडी का जो मास है स्मॉल m है, इस प्लैनेट का जो मास है कैपिटल M है, तो इन दोनों मास का मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इससे हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये हाफ m v स्क्वायर लिखा, हाफ m v स्क्वायर, इस वेलोसिटी का हमें पता करना है, ठीक है। हमें सॉरी इस वाली वेलोसिटी का हमें पता करना है, v डैश जो स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हाफ m v स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका माइनस g डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v डैश का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। देखो एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस g डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ m v डैश का स्क्वायर, ये m से m कट जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। तो ये v डैश स्क्वायर, यही v डैश हमें फाइंड करना है कि अगर हम किसी बॉडी को यहाँ v वेलोसिटी से थ्रो करते हो तो जब वो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ऐसे करो, यहाँ पे ये तो आपका डिवाइडेड बाय अभी 2 है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, ये 2r आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r v स्क्वायर माइनस 2gm हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये 2 से 2 भी कट जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये हो जाएगा आपका v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, चलो इसे आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लिख देते हैं, आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस 2gm डिवाइडेड बाय आर, 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो ये r से r भी कट जाएगा, तो ये v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये r से r काटा है, रुको हाँ ये v स्क्वायर नहीं काटा है, r काटा है, ये v स्क्वायर तो रहेगा, r काटा है मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका 2gm डिवाइडेड बाय r है। तो ये 2gm डिवाइडेड बाय r किसका फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2gm डिवाइडेड बाय r होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो ये लिखा है ना, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm डिवाइडेड बाय r। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये अंडर रूट भी हट जाए, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट भी हट जाएगा, 2gm
डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो 2gm डिवाइडेड बाय आर है, मैं इसे वी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2gm डिवाइडेड बाय आर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखो ये हमें फॉर्मूला मिल गया है, तो ये फाइनली इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। तो ये वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी कहाँ की वेलोसिटी है, जब बॉडी इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगी उसके पास उस समय जो वेलोसिटी होगी वो वाली वेलोसिटी। ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को थ्रो किया। तो हमने क्या किया है, जो एस्केप वेलोसिटी से वेलोसिटी थी ना, ये वाली वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर है, हमने ग्रेटर वेलोसिटी से इसे थ्रो किया है, और यहाँ पे की वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है इफ एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये एस्केप वेलोसिटी दे रही है, हमारे अर्थ के सरफेस में जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है, ठीक है, ये हमें गिवन है। इफ द बॉडी इज थ्रोन विद ट्वाइस ऑफ इट्स स्पीड, हमने क्या किया, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, लेकिन कितनी स्पीड से थ्रो किया, ट्वाइस ऑफ जो उसकी एस्केप वेलोसिटी है उसकी दुगनी स्पीड से थ्रो किया। तो वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया 2 इंटू एस्केप वेलोसिटी, ट्वाइस मतलब। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जब बॉडी जो है अर्थ से फार अवे चल जाएगी, मतलब इस फार अवे मतलब बहुत दूर चले जाएगी, जब इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देगी, इस इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाएगी, तो वहां पे की हमें स्पीड ऑफ बॉडी फाइंड करनी है, मतलब इस वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। अभी मैंने पीछे इसके ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो बताया था वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया था। अब देखो इसे सॉल्व करो, v इज इक्वल टू क्या है, 2ve है, तो ये 2ve का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस ve का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर, तो ये v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3ve का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? तो ये v डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 इंटू ये ve बाहर आ जाएगा, जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करो, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है पता होनी चाहिए आपको, ये वैल्यू लर्न कर लीजिए 11.2, ठीक है। तो ये 11.2 होती है, तो इसे जो मल्टीप्लाई करने भी कितना आ रहा है मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ। ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों आपकी 19.398 आ रहा है, तो इसे आप राउंड ऑफ में भी लिख सकते हो, आप इसे 19.4 भी लिख सकते हो किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी जब यहाँ इस इन्फिनिटी पॉइंट में एंटर करेगी, यहाँ स्पेस में एंटर करेगी, तो इसके पास इतनी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।